नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों को हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं दोस्तों। तो देखिए, टीचर का रोल जो है ना हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा भी है इसके ऊपर कि पेरेंट्स के बाद सबसे बड़ा दर्जा जो दिया जाता है वो अपने अध्यापकों को ही दिया जाता है दोस्तों। तो टीचर को सम्मान करें और इस दिन को एंजॉय करें, सीखते रहें लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ में हर छोटा बड़ा एक टीचर होता ही है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, क्योंकि जो हमें कुछ सिखा देता है उसी को हम टीचर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। तो सीखते रहें लाइफ में और आगे बढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो है आपकी थर्ड वीडियो संविधान की दोस्तों। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे आज और देखते कहाँ तक होता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों। हमारी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आती तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से करवाएं और हमें सपोर्ट करें यूट्यूब पर दोस्तों, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें आगे भी। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों। तो मिनी संविधान माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और ये देखिए ज़्यादातर ना मैं पैट के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये जो है तो पैट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है संविधान जो है। इसमें 5 नंबर का रहता है दोस्तों, 5 मार्क्स का। और जैसे कि सिलेबस आप देखोगे तो हिस्ट्री 5 की, ज्योग्राफी 5 की, ऐसी रहती है सारी। ठीक है, तो 5 नंबर भी काफ़ी होते हैं, आप ये ना सोचें कि केवल 5 नंबर का आता है दोस्तों। और पैट के लिए तो है ही, और उसके अलावा भी जो भी दिल्ली पुलिस और भी अनेक एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हेड कांस्टेबल का है जैसे दिल्ली पुलिस का, और वीडियो का भी एग्ज़ाम आने वाला है जो 2019 वाला वीडियो का है एग्ज़ाम। तो दोस्तों इन सब एग्ज़ाम्स के लिए यही सब क्वेश्चन आते हैं, आप बाहर से थोड़ी बनाएंगे कहीं। तो इन्हें पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। ठीक है, 1 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है दोस्तों। तो इसमें डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था दोस्तों। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ ले रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था दोस्तों। तो इसमें देखिए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और जो हमारे 3 शब्द इसमें जोड़े थे ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, 3 शब्द इसमें जोड़े थे दोस्तों। तो तीनों शब्दों को 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं आप बता सकते हैं। देखिए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। राज्य का जो अध्यक्ष होता है ना सबसे बड़ा, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वो नियुक्त नहीं होता दोस्तों, यानी यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं होता है। यहाँ पे कौन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है पब्लिक के द्वारा, और ये सबसे बड़ी बात खासियत होती है हमारी लोकतंत्र की दोस्तों। तो हमारा एक गणराज्य है यानी लोकतंत्र है, तो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, करेक्ट है दोस्तों। ठीक है ना, तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। और भारत में राज्य अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना होता है इनका कार्यकाल, 5 साल होता है, 5 वर्ष, और जितना कि वो अपना बहुमत बनाए रखे दोस्तों तब तक रह सकता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। देखिए, वास्तविक रूप से संवैधानिक रूप से हमारा जो है राष्ट्रपति होता है मुखिया हमारे देश का। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति मुखिया होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। लेकिन वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है हमारा प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष होता है पूरे देश का, यानी वास्तविक कार्यकारी सदस्य होता है, और राष्ट्रपति जो है संवैधानिक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कैसे, संविधान के अनुच्छेद 53 के फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका यानी सेंटर की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को प्राप्त रहता है दोस्तों। तो आर्टिकल 74 का फर्स्ट,
कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, यानी राष्ट्रपति कोई काम अपने आप से नहीं कर सकता। बेशक उसके पास कुछ कुछ पावर हैं, आगे देखेंगे हम, लेकिन वो मंत्रिपरिषद से पूछ के करता है सारे काम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूपण समिति यानी वही ड्राफ्टिंग कमेटी पूछा है दोस्तों, अगर इंग्लिश में अच्छा समझ में आता है ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कुछ। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, हुआ था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश कर दिया गया था दोस्तों। 21 फरवरी को पेश किया गया था और ऐसा माना जाता है कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को नहीं दोस्तों, 26 नवंबर को ये बन के तैयार हो गया था, लेकिन पेश हुआ था 21 फरवरी 1948 को। ठीक है, अंतिम रूप से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, संसद जननी किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं देखो एग्जाम में। तो संसद जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? जर्मनी की संसद को, अमेरिका की संसद को, फ्रांस की संसद को या ब्रिटेन की संसद को? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है दोस्तों। ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रिटेन की संसद को संसद जननी इसलिए कहा जाता है कि विश्व में संसदीय व्यवस्था वाले देशों की प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन ही है, यानी ब्रिटेन ने सबसे पहले अपने यहाँ पर संसद बनाई थी दोस्तों, संसदीय व्यवस्था लागू करी थी इसलिए। यह एक प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय अर्थात संसद में निहित होती है दोस्तों। ठीक है, देखो आज भी वहाँ पर राजा वाला चक्कर चलता है, यानी जो राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन वहाँ पर संवैधानिक तौर से राजा का पद सृजित किया जाता है, यानी उसके क्रियाकलापों को, उसकी शक्तियों को संविधान के तहत हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना। वहाँ पर प्रधानमंत्री की ज़्यादा चलती है दोस्तों, जैसे इंडिया में चलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1951 1952 यानी 1951-52 में हुए थे दोस्तों आम चुनाव हमारे यहाँ पर। तो भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे और कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी दोस्तों। तो 489 लोकसभा सीटें हुई थी और उन पर 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई कांग्रेस को दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, फ्रांस से या कनाडा से? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड इज करेक्ट, इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता अपनाई है दोस्तों। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है दोस्तों? तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की या संघीय सरकार की या संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संघीय सरकार की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता दोस्तों। ठीक है ना, एकात्मक सरकार होता तो एकल नागरिकता होती, तो इसमें संघीय सरकार करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए सेकंड वाला है या थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला भाग? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन जो है इसमें नागरिकता के प्रावधान दे रखे हैं। तो कितने तरीके हैं जिसमें कि हम नागरिकता अपना सकते हैं अपने देश की, भारत की, मतलब बाहर का जो बंदा आएगा, और कितने तरीके से नागरिकता को हम छोड़ सकते हैं दोस्तों। यह सारी चीज़ें आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दे रखी हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के भाग सेकंड में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और यह प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 तक दे रखा है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए एक बात मैं बताना भूल गया कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता है दोस्तों, दोहरी नागरिकता। तो ऐसा देश है यूएसए ऐसा देश है दोस्तों, यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, भारतीय संघवाद निकट है, बताइए भारतीय संघवाद किसके निकट है दोस्तों? तो नाइजीरिया के या ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के या यूएसए के? दोस्तों यूएसए को तो हम अपना ही नहीं सकते एकदम से, समझ लो, क्योंकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे राज्यों में अधिकार अलग होते हैं, उनके
प्रावधान सारे अलग हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ यूपी से एमपी में जाऊँगा तो मुझे वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे कुछ समझ लो। लेकिन हमारे भारत में तो पड़ती नहीं है, ऐसे अमेरिका में होता है। तो अमेरिका का संघवाद हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कनाडा ऑप्शन सही है, सबसे अच्छा कनाडा के निकट है हमारा भारतीय संघवाद दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है। कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? भारतीय महासंघ की। तो दूसरी तरीके से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन वही है दोस्तों, ये इसका आंसर तो वही होगा, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक रूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो डबल सिटीजनशिप नहीं, हमारे यहाँ पर सिंगल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है दोस्तों? तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कनाडा। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सब जानते हैं बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। शायद दोस्तों इनके बिना जो है संविधान बन ही नहीं पाता, ठीक है ना। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं और जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता दोस्तों? तो पहली बात तो 368 संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है, आर्टिकल 368, ठीक है। और ये हमने कहाँ से अपनाया? दक्षिण अफ्रीका से इसको अपनाया गया है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन के प्रावधानों को अपनाया है दोस्तों। तो ये कह रहा है 368 के तहत कौन कौन से प्रावधानों को हम संशोधन नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, या संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, या न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। दोस्तों इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। इसके इन सब ये जो प्रावधान है ना डी वाले, यानी ये सारे प्रावधान, इनको हम आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं और इन्हें आर्टिकल 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल नहीं किया गया है। तो जो आधारभूत लक्षणों में शामिल नहीं है उनको आर्टिकल नंबर 368 के तहत संशोधित नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई, यानी हमने यूएसए के संविधान से क्या क्या चीज़ें चुराई हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार और सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। किस तरह से हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, हमने यहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है ये सारे प्रावधान, ठीक है दोस्तों। तो यूएसए यानी अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति संबंधित व्यवस्था, न्याय पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की क्रियाविधि क्या है, ये सारी बातें हमने जो है यूएसए के संविधान से अपनाई हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अभी हमने पढ़ा था, यूएसए के संविधान से ली गई है दोस्तों, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों भारत का, सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों इसको पढ़ लेना। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और वर्तमान में 395 अनुच्छेद पर 12 अनुसूचियाँ, लेकिन दोस्तों आजकल भी बदल दिया है ये, इसमें 467 के आसपास, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, 467 के आसपास शायद इसमें अनुच्छेद हैं, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, इसको देख लेना आप लोग। लेकिन मूल संविधान पूछा जाता है, यानी 8 अनुसूचियाँ थी और
95 अनुच्छेद 395 दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विनिर्माण कर सकती है? ठीक है, राज्य से परामर्श करके विनिर्माण कर सकती है। तो जम्मू और कश्मीर के मामले में, लेकिन दोस्तों अब इसके प्रावधान बदल दिए गए हैं, क्योंकि अब जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अब सारे प्रावधान बदल दिए गए हैं। अब पता नहीं सवाल कैसे आएगा, ठीक है, लेकिन देख लीजिए कि पहले जम्मू और कश्मीर के संविधान में जो है कोई भी राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके विनिर्माण कर सकती है, और किसी राज्य से परामर्श नहीं कर सकते थे हम। पहले जम्मू कश्मीर से परामर्श करना पड़ता था अगर कोई भी संशोधन करना है या कोई कानून बनाना है हमें तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट नहीं, पहले देख लीजिए कि संवैधानिक अनुच्छेद 370 के तहत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विनिर्माण कर सकती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 370 अब तो ये ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि पहले जम्मू कश्मीर का जो प्रावधान था कौन से आर्टिकल के तहत था, तो 370 के तहत था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? ये बताया था हमने कि जम्मू एंड कश्मीर। अब ये होता है नहीं, होता था आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, 2005 में भी आया और आता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता था आएगा। अब ये इस अनुच्छेद के द्वारा इस राज्य को विशेष संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य का अपना संविधान था और इसके उपबंधों के अनुसार ही इसका प्रशासन चलता था। सारी चीज़ें था हो गई, अब ये खत्म हो चुका है 370। ठीक है, चल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कब, कैसे विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। सही है, उसकी नागरिकता छूट जाएगी। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ा गलत सा लग रहा है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुकी हो। ठीक है, यदि वह, तो दोस्तों ये भी सही है। आगे देखते हैं इसमें डी ऑप्शन कौन सा है। दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो दोस्तों। ठीक है, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि कब जब वो विदेशी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, तो नहीं माना जाएगा। विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, जरूरी नहीं है उसमें नागरिकता छूट जाए उसकी यहाँ पर। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, वहाँ पर समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित हैं जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा धारा 10 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना ली तो यहाँ की नागरिकता इंडिया की अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थानीय सरकारें आधार हैं, किस चीज़ का आधार है? स्थानीय सरकारों का मतलब होता है ये लोकतंत्र का आधार है, ऐसा बोला जाता है दोस्तों। स्थानीय सरकार में आता है आपका ये पंचायत वगैरह। ठीक है, स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हज़ारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। किसने कहा था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को देखते रहें और पसंद आई वीडियो तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए पैट में और वीडियो में, और दोस्तों यूपी के जो तमाम एग्ज़ाम होते हैं जिनमें जीएस आती है सब में वैसे तो, और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दोस्तों, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखिए और हमें सपोर्ट करें। यूट्यूब। जय हिंद।